नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो फरीदाबाद जो शेख फरीद की याद में शाहजहां के शासनकाल में बसा था, जिसे उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आज उस फरीदाबाद के बारे में अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो कंप्लीट करवाई जा रही है वो आपको पसंद भी आ रही होगी। आप सभी की तरफ से हमारी वीडियो के ऊपर बड़ा प्यार मिल रहा है। वो प्यार और आप सहयोग जो है वो लगातार हमारे साथ में बना कर रखिएगा। आज इस वीडियो में हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि फरीदाबाद जो है ये फरीदाबाद कब बना था, तो आप बताएंगे 2 अगस्त 1979 के अंदर फरीदाबाद बना था। 2 अगस्त 1979 में 1979 के अंदर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बना था। फरीदाबाद बसाया कब गया था, तो आप बताएंगे शाहजहां के शासनकाल के दौरान। ये फरीदाबाद जो है एक मुगल सम्राट हुआ करते थे शाहजहां, उस शाहजहां के शासनकाल के दौरान फरीदाबाद बसाया गया था। और ये फरीदाबाद किसकी याद में बसाया गया था, तो आप बताएंगे शेख फरीद की याद में बसाया गया शहर है। आप ये भी बता सकते हैं शेख फरीद की याद में कौन सा शहर बसाया गया था, तो आप बता देना फरीदाबाद है। ये क्वेश्चन ग्राम सचिव के एग्जाम में एचएसएससी वाले ने पूछा था कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान शेख फरीद की याद में कौन सा शहर बसाया गया था, तो आप बताएंगे फरीदाबाद। वो फरीदाबाद जो 2 अगस्त 1979 में बना था, 1979 के अंदर फरीदाबाद बना था। ये फरीदाबाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। फरीदाबाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है, तो आप बताएंगे फरीदाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर जो फरीदाबाद है, इस फरीदाबाद के बारे में आज हम एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे। जो 2 अगस्त 1979 में बना था, ये फरीदाबाद जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान शेख फरीद की याद में बसाया गया था, ये याद रखिएगा। ये फरीदाबाद, यदि इसके उपनाम की बात करें, फरीदाबाद का उपनाम क्या है, तो आप बताएंगे फरीदाबाद को उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये फरीदाबाद किसके सपनों का शहर है, तो आप बता देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद। और ये फरीदाबाद जिसे हरियाणा की उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये फरीदाबाद जिसके क्षेत्रफल के पॉइंट की बात करें तो क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है। 741 वर्ग किलोमीटर के अंदर फरीदाबाद फैला है। ये क्षेत्रफल आप याद रखिएगा। ये क्षेत्रफल हरियाणा में सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला, अकॉर्डिंग टू एरिया देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देखें, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखें तो आप बताएंगे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सिरसा, जिसका क्षेत्रफल 4273 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट देखें तो 741 वर्ग किलोमीटर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट का? फरीदाबाद का। ये फरीदाबाद जिसके उपमंडल के पॉइंट की बात करें तो फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़। फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़ ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के उपमंडल हैं। ये फरीदाबाद जिसकी तहसील का जिक्र करें, तहसील कौन कौन सी है, तो आप 3 ही तहसील बताएंगे। फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़ ये 3 तहसील है। ये इसके उप तहसील का जिक्र करें तो उप तहसील कौन कौन सी है? मोहना और तिगांव। मोहना और तिगांव ये फरीदाबाद की उप तहसील है। खंड के पॉइंट का जिक्र करें तो खंड है फरीदाबाद, तिगांव, बडौली और बल्लभगढ़।
खंड कौन कौन से खंड पड़ते हैं, तो आप बताएंगे फरीदाबाद, आप बताएंगे तिगांव, आप बताएंगे बडोली, आप बताएंगे बल्लभगढ़। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के खंड हैं, तो आप बता देना फरीदाबाद के। विधानसभा सीटों का पॉइंट का जिक्र करें, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 6। एक फरीदाबाद है, एक फरीदाबाद एनआईटी, फरीदाबाद, एक फरीदाबाद एनआईटी है, एक पिरथला है, एक तिगांव है, एक बल्लभगढ़ है और एक बडखल है। ये तिगांव जिसे हम शहीदों के गांव के नाम से भी जानते हैं, शहीदों का गांव कहते हैं कौन कौन से गांव को, तो आप बताएंगे तिगांव। और ये तिगांव एक फरीदाबाद के अंदर विधानसभा की सीट है। फरीदाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं, लेकिन कोई भी सीट ऐसी रिजर्व नहीं है, लेकिन एक सीट जिसका नाम है तिगांव, जो शहीदों का गांव कहलाती है। शहीदों का शहर पूछे तो शहीदों का शहर हम झज्जर को कहते हैं। वीरों की भूमि पूछे तो हम रेवाड़ी को कहते हैं। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम जो श्री कृष्ण का भाई था, और श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। और दाऊजी का मंदिर बंचारी गांव पलवल में पड़ता है। और कॉटन सिटी के नाम से भी किसे जानते हैं, तो आप बताएंगे पलवल को। कॉटन हब किसे कहते हैं, सिरसा को। डेरों की भूमि और संतों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं, सिरसा को। लेकिन वन नगरी सिरसा को कहते जरूर हैं, लेकिन प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन पंचकुला में, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन यमुनानगर में। यमुनानगर 1989 में बना था, 1989 में बना था। इसके साथ में 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी। लेकिन पानीपत को 1991 में रद्द कर दिया गया था। पानीपत डिस्ट्रिक्ट 1992 में दोबारा बना था। पंचकुला के यादवेंद्र गार्डन से आमों के मेले की शुरुआत 1992 में हुई थी। यादवेंद्र गार्डन जो 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में। लेकिन यादवेंद्र गार्डन जिसके डिजाइनर नवाब फिदाई खान थे, वो यादवेंद्र गार्डन जिसे उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से जाना जाता है, वो यादवेंद्र गार्डन जिसमें आमों का मेला जून जुलाई माह में लगता है, जो पिंजौर में पड़ता है। पिंजौर जिसे 360 बावड़ियों का कस्बा कहते हैं। लेकिन 360 धार्मिक स्थल कहाँ हैं, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और बावड़ियों व तालाबों का नगर किसे कहते हैं, नारनौल को। और उस नारनौल के अंदर भी 17वीं शताब्दी में 1672 में एक सतनामियों का विद्रोह हुआ था। वो सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुआ था। और औरंगजेब मुगल वंश का शासक था, और औरंगजेब जिनके पिता का नाम शाहजहां था। और उसी शाहजहां के शासनकाल में हरियाणा का एक शहर जिसका नाम फरीदाबाद, वो फरीदाबाद बसाया गया था। याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल में शेख फरीद की याद में बसाया गया था। तो शहीदों के गांव के नाम से प्यारे बच्चों किसे जानते हैं, प्यारे स्टूडेंट किसे जानते हैं, तो आप बताएंगे तिगांव को। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव पूछे तो आप बता देना स्वतंत्रता सेनानियों का गांव लूखी को कहते हैं। कौन सा गांव है, लूखी गांव है। और ये लूखी गांव है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बताएंगे रेवाड़ी में पड़ता है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों का गांव पड़ता है। तो ये फरीदाबाद का कुछ डाटा था, और ये डाटा शायद आपने साथ के साथ में नोट भी किया होगा। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुपों में शेयर भी करेंगे। आप अपने दोस्तों से बोले कि वो हमारे साथ में आए, हमारे साथ में जुड़े, हमारे चैनल के साथ में जुड़े, हमारे साथ में आकर पढ़ें। ये आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि YouTube से हमें थोड़ा बहुत रुपए मात्रा में कुछ मिलने लग जाए। अभी से कुछ नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों की दुआ रही तो ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखें उसके बाद में अब हम सबसे पहले जिक्र करेंगे सूरदास का। सूरदास के पॉइंट की बात करें, ये सूरदास जिसका जन्म 1478 में हुआ था, जिसकी डेथ 1583 के अंदर हुई थी। कौन से गांव की घटना है, तो आप बताएंगे सिही गांव। और सिही गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आप बता देना फरीदाबाद के अंदर। सूरदास जो हुआ करते थे कवि सूरदास, जिनकी याद में हरियाणा साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है सूर सम्मान, हरियाणा साहित्य अकादमी जो पुरस्कार देती है, जिसका नाम पहले सूर पुरस्कार था, जिसका नाम पहले सूर पुरस्कार था, और सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान कब किया गया था, 2006 में।
हरियाणा सरकार ने बालिका शिशु वर्ष कब घोषित किया था? 2006 को। हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया था? 2006 में। चौधरी बंसीलाल जिसकी डेथ कब हुई थी? 2006 में। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से कब की थी? 2006 में। पिंजौर पंचकुला के अंदर जो हेरिटेज फेस्टिवल लगता है, पिंजौर पंचकुला के अंदर जो विरासत उत्सव लगता है, उस पिंजौर विरासत उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। पांडिचेरी का नाम बदलकर पुद्दुचेरी कब हुआ था? 2006 में। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 2006 में। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 में हुई थी। उस समय हरियाणा के 2 जिलों में नरेगा की शुरुआत की गई थी। एक बताएंगे आप सिरसा और दूसरा बताएंगे आप महेंद्रगढ़। सिरसा और महेंद्रगढ़ में नरेगा की शुरुआत हुई थी 2006 के अंदर। क्लियर है बच्चे? तो सारे पॉइंट क्लियर रखिए। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है सूर पुरस्कार, पहले उसका नाम सूर पुरस्कार था, अब उसका नाम क्या है? सूर सम्मान। सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान किया गया था 2006 में, जो सूरदास की याद में दिया जाता है। इस सूरदास का जन्म सिही गांव फरीदाबाद में हुआ था। संगीत जो सूरदास है, ये इनका जन्म हुआ था सिही गांव फरीदाबाद में। जन्म 1478 में हुआ था, डेथ 1583 में हुई थी। कितने साल जिए थे? 105 साल दिए थे। लेकिन अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास है ये किसके समकालीन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे अकबर के समकालीन। ये जो सूरदास आप पढ़ रहे हैं, ये सूरदास किसके समकालीन हैं? तो आप बताएंगे अकबर के समकालीन। किसके समकालीन हुआ करते थे? अकबर के समकालीन हुआ करते थे। ठीक है, जिनका जन्म सिही गांव में हुआ था। सिही गांव फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। इनके संगीत के जो गुरु हुआ करते थे, संगीत के गुरु जिसमें नाम आता है हरिदास, इनके संगीत के गुरु हरिदास। एंड आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ करते थे? आध्यात्मिक गुरु तो आप बताएंगे वल्लभाचार्य। इनके आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे वल्लभाचार्य, ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। संगीत के गुरु तो हुआ करते थे हरिदास और इनके आध्यात्मिक गुरु वल्लभाचार्य हुआ करते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं का जिक्र करें तो साहित्य लहरी और सूरसागर। सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो आप बताएंगे सूरदास की। ये सूरदास किसके समकालीन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे अकबर के समकालीन हुआ करते थे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है 1754 का फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले आप सभी को मालूम है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1761 में। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में युद्ध कर चुके थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में फरीदाबाद में युद्ध कर चुके थे और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1754 में फरीदाबाद में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1754 में। और उस युद्ध में हार हुई थी किसकी? मराठों की। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में कहां युद्ध कर चुके थे? फरीदाबाद में। कब कर चुके थे? तो आप बताएंगे बच्चे 1754 के अंदर। उसके बाद में नाम आता है 1764। 1764 में नजीबुद्दौला और सूरजमल के मध्य युद्ध होता है। नजीबुद्दौला और किसके मध्य युद्ध होता है? तो आप बताएंगे सूरजमल के मध्य। 1764 के अंदर फरीदाबाद का युद्ध होता है और नजीबुद्दौला और सूरजमल के मध्य होता है। उसके बाद में नाम आता है 1857 की क्रांति का। फरीदाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बता देना राजा नाहर सिंह ने। फरीदाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कहने का मतलब बल्लभगढ़ से, फरीदाबाद से नहीं, बल्लभगढ़ से। और बल्लभगढ़ जिसका नाम हो गया बलरामगढ़, और बलराम जिसकी पत्नी रेवती थी, और रेवती के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? तो आप बता देना रेवाड़ी। 1857 की जो क्रांति है, इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ से, बल्लभगढ़ कहने का मतलब फरीदाबाद से, किसने किया था? तो राजा नाहर सिंह ने। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा या महान योद्धा जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी, राजा नाहर सिंह। और फांसी हुई थी 9 जनवरी
1858 में 9 जनवरी को इनका जन्मदिन था। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे लाल किले के दीवान ए आम में पेश किया गया था, और जब ये दीवान ए आम में पेश किए गए थे तो इनके ऊपर मुकदमा चला हुआ था लाल किले के अंदर, तब ये दीवान ए आम में पेश किए गए थे। और मुकदमा तो बस सिर्फ दिखावे के लिए चलता था, वरना फांसी होना तय होता था जो क्रांतिकारी हुआ करते थे उनको। तो ऐसे ही राजा नाहर सिंह को जो फांसी हुई थी, राजा नाहर सिंह को फांसी हुई थी, तो आप बताएंगे 9 जनवरी 1858 में, और इस दिन राजा नाहर सिंह का जन्मदिन हुआ करता था। इनको जन्मदिन के ऊपर फांसी हुआ था, किसको? राजा नाहर सिंह को। तो ये पॉइंट आप साथ के साथ में बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पर्सन है उसको देखते हैं, नेक्स्ट पर्सन क्या है उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे में देखेंगे क्या क्या पॉइंट बनते हैं वो देखें। नेक्स्ट पर्सन क्या है बच्चे वो देखना। अगला जो क्वेश्चन आता है उसमें नाम आता है बड़खल झील का। ये बड़खल झील कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1947 सिंचाई परियोजना के तहत। 1947 की जो सिंचाई परियोजना थी उसके उसी समय बड़खल झील बनी थी। कहने का मतलब बड़खल झील का निर्माण 1947 की सिंचाई परियोजना के तहत हुआ था। बड़खल जो झील है, ये एक बार पूछा गया था कि बड़खल झील का निर्माण कौन सी सिंचाई परियोजना के तहत हुआ था, तो बड़खल झील का निर्माण 1947 की जो सिंचाई परियोजना थी उसके तहत हुआ था। अब बड़खल झील के पास में मिलती है कौन सी पहाड़ी? तो आप बताएंगे अरावली की पहाड़ी। तो बड़खल झील के पास में, या बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो आप बताएंगे अरावली की पहाड़ियों में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि अरावली की जो पहाड़ी है वो सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है? नूह मेवात में। या क्वेश्चन सेकंड पूछेगा कि ढोसी, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा? ढोसी, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? महेंद्रगढ़ में, और जिसकी ऊंचाई कितना है? 652 मीटर जिसका ऊंचाई है। लेकिन अरावली की पहाड़ियों के ऊपर बड़खल झील स्थित है, तो बड़खल झील के आसपास में कैसी मिट्टी मिलती है? तो आप बताएंगे पथरीली मिट्टी मिलती है। कैसी मिट्टी मिलती है? पथरीली मिट्टी मिलती है। क्लियर है? उसके बाद में नाम आता है 1969 का। YMCA साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनी थी। YMCA साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, YMCA जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है वो फरीदाबाद में कब बनी थी? 1969 में। लेकिन 2017 में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और 2017 में ये देखिए 1969 में फरीदाबाद में YMCA साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बना, और इसका फुल फॉर्म यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। 2017 में इसका नाम बदलकर जगदीश चंद्र बसु कर दिया गया। 2017 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जगदीश चंद्र बसु साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। क्लियर है? उसके बाद में 1988 में राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट जो संस्थान है, पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान, ये कब बना था? तो आप बताएंगे 1988 में। उसके बाद में नाम आता है सूरजकुंड का। सूरजकुंड ये तोमर वंश के राजा सूरजमल, तोमर वंश के राजा सूरजमल या अनंगपाल द्वितीय ने एक झील बनवाई थी। अनंगपाल जो द्वितीय है, अनंगपाल जो सेकंड है, उसने एक झील बनवाई थी। अनंगपाल द्वितीय ने, अनंगपाल सेकंड ने या सूरजमल ने एक झील बनवाई थी। कौन सा स्थान? तो आप बताएंगे सूरजकुंड। सूरजकुंड जो है ये एक झील है, और ये सूरजकुंड झील जो सूरजमल ने या किसने बनवाई थी? तो आप बताएंगे तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय ने बनवाई थी, अनंगपाल द्वितीय ने बनवाई थी। लेकिन इस झील को किस नाम से भी जाना जाता था? तो आप बताएंगे मयूर झील के नाम से भी जाना जाता था। और यहां पर सूरजकुंड का पहली बार मेला लगा था 1987 में। सूरजकुंड का पहली बार जो मेला लगा था वो 1987 के अंदर लगा था। यहां पर सूरजकुंड का मेला भी लगता है। सूरजकुंड का मेला कौन से माह में लगता है? तो आप बताएंगे फरवरी माह में लगता है। और सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। या हम ये भी कह सकते हैं पहली बार सूरजकुंड का मेला कब लगा था? तो 1987 के अंदर पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था। ये सूरजकुंड मेला जो 1987 के अंदर पहली बार लगा था, सूरजकुंड का मेला,
इसमें प्रथम फोकस राष्ट्र के रूप में, सूरजकुंड मेले में प्रथम फोकस राष्ट्र के रूप में कौन सा देश आया था? तो आप बताएंगे मिस्र देश प्रथम फोकस राष्ट्र के रूप में आया था। कब आया था? तो आप बता देना 2009 के अंदर आया था। उसके बाद में नाम आता है इसमें सहयोगी देश के रूप में, पार्टनर देश के रूप में पहली बार कौन सा देश आया था? तो 2012 में। 2012 में सूरजकुंड मेले में प्रथम सहभागी देश के रूप में कौन सा देश आया था? तो 2012 के अंदर जो देश आया था उसका नाम हुआ करता था थाईलैंड। प्रथम सहयोगी देश के रूप में जो देश आया था, या सहभागी देश के रूप में, या मित्र देश के रूप में जो देश आया था उसका नाम क्या था बच्चे? तो आपने बताना है, उसका नाम थाईलैंड हुआ करता था। कौन सा देश हुआ करता था? थाईलैंड हुआ करता था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखें, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखें। उसके बाद में 33वां सूरजकुंड मेला, 33वां जो सूरजकुंड मेला है ये 2019 के अंदर लगा था। 33वां सूरजकुंड मेला 2019 में लगा था। कब लगा था? 2019 में लगा था। इसमें यदि हम ये पूछे कि थीम राज्य या सहयोगी देश पूछ ले आपसे कि सहयोगी देश कौन सा था 2019 के अंदर, तो इसमें सहयोगी देश हुआ करता था थाईलैंड। इसमें सहयोगी देश कौन सा था भैया? थाईलैंड। और इसमें थीम स्टेट कौन सा हुआ करता था? तो आप बताएंगे थीम स्टेट हुआ करता था महाराष्ट्र। उसके बाद में 34वां सूरजकुंड मेला लगा, 2020 के अंदर लगा 34वां सूरजकुंड मेला। इसमें थीम स्टेट पूछे तो आप बता देना हिमाचल प्रदेश। 34वां सूरजकुंड मेला जो है ये लगा 2020 में। इसमें थीम स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और सहयोगी देश पूछे आपसे कि सहयोगी देश कौन सा है, तो आप बताएंगे उज्बेकिस्तान। सहयोगी देश पूछ लेता है तो आप बता देना उज्बेकिस्तान, ये सहयोगी देश के रूप में आया था हमारे सामने। ठीक है। अब की बार 2021 का देखें, 35वां सूरजकुंड मेला लगना था 2021 में, लेकिन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि एक महामारी फैल रही है, बहुत घातक महामारी है, और इससे भाई साहब लोग बाग थोड़े से डरते हैं, सरकार भी डरती है कभी ये महामारी अपना बड़ा रूप ना ले ले, तो मेला लगाया नहीं। ये सारी ऐसी तैसी हो रही है चीन का इलाज किसी प्रकार से हो जाए ना, वरना तभी मानेगा वो। ये चीन से वहाँ से ऐसा बताते हैं कि चीन वगैरह का जो एक शहर है वहाँ से ये बीमारी फैली थी, कोरोना वगैरह की बीमारी। यदि चीन नहीं फैलाता इस बीमारी को तो अब की बार भी मेला लगता। और 2020 में जो लॉकडाउन हुआ है काफ़ी लोगों की नौकरियां खराब कर दी चीन ने। तो काफ़ी जो स्टूडेंट है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो पढ़ लिख कर नौकरी लग जाते 2020 के अंदर, पूरा एक साल ख़त्म कर दिया। ये करेंगे, रुको थोड़ा सा इलाज है ना चीन का, तो कोई बात नहीं है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। 35वां सूरजकुंड मेला है 2020 का, ये सॉरी 2021 का, ये नहीं लगा है, ये कोरोना वगैरह के कारण। उसके बाद में नाम आता है बाबा उदासनाथ का मेला। उदासनाथ का मेला भी लगता है कहाँ पर? तो आप बताएंगे यहाँ पर लगता है फरीदाबाद में। फुलडोर का मेला लगता है। कार्तिक अमावस्या का मेला लगता है, कार्तिक अमावस्या का मेला लगता है। उसके बाद में कालका का मेला लगता है। अरे कालका नामक जो जगह है, ये कालका जगह तो पड़ती है कहाँ पर? तो आप बताएंगे कालका नामक जो जगह है वो तो पड़ती है पंचकुला में, लेकिन कालका का मेला, फुलडोर का मेला, कार्तिक अमावस्या का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर लगता है, फरीदाबाद में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बलदेव का मेला। बलदेव का मेला लगता है, और कन्वा का मेला लगता है कहाँ पर? तो आप बता देना फरीदाबाद में। उसके बाद में नाम आता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जेसीबी और ट्रैक्टर का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा रजनीगंधा और ग्लैडियोलस जो फूल हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? सबसे ज़्यादा रजनीगंधा और ग्लैडियोलस फूल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। लेकिन उद्योग नगरी के नाम से भी फरीदाबाद को जानते हैं। लेकिन हरियाणा में सबसे कम शहर फरीदाबाद में मात्र 3 शहर हैं। लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा शहर पूछें तो सबसे ज़्यादा शहर अंबाला में 15, और फरीदाबाद में कितने शहर हैं भैया? तो आप बताएंगे 3 शहर है। उसके बाद में आपसे पूछे बाटा
एंड लखानी शूज़ फैक्ट्री, बाटा एंड लखानी जो शूज़ फैक्ट्री है, लखानी शूज़ फैक्ट्री वो कहाँ पर पड़ती है? तो आप बताएंगे बल्लभगढ़ में। उसी बल्लभगढ़ के अंदर गुड ईयर टायर कंपनी भी है। गुड ईयर जो टायर कंपनी है, गुड ईयर टायर कंपनी, ये कहाँ पर पड़ती है? बल्लभगढ़ के अंदर पड़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, गुड ईयर टायर कंपनी पड़ती है बल्लभगढ़ में। हरियाणा की उद्योग नगरी के नाम से जानते किसको? तो याद रखिएगा फरीदाबाद को। और इस फरीदाबाद में 1500 मेगावाट वाला एक विद्युत उत्पादन संयंत्र है। फरीदाबाद में जो विद्युत उत्पादन संयंत्र है, विद्युत उत्पादन संयंत्र, ये कितने मेगावाट से लगा हुआ है? तो आप बताएंगे 1500 मेगावाट से। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, राष्ट्रीय जो पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान है वो कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान है, ये पड़ता है कहाँ पर? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। उसके बाद में नाम आता है मोहर सिंह स्टेडियम, मोहर सिंह स्टेडियम, या हम कह सकते हैं मयूर स्टेडियम। कहाँ पर पड़ता है? मयूर स्टेडियम पड़ता है, मयूर स्टेडियम फरीदाबाद में। उसके बाद में नाम आता है राजा नाहर सिंह स्टेडियम, राजा नाहर सिंह स्टेडियम पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा राज्य खेल परिसर, हरियाणा राज्य खेल परिसर कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। उसके बाद में नाम आता है मैगपाई पर्यटन स्थल, मैगपाई पर्यटन स्थल है। अरावली गोल्फ मैदान है, अरावली गोल्फ मैदान पड़ता है फरीदाबाद में। राजहंस होटल पड़ता है, राजहंस होटल पड़ता है, तो याद रखिएगा। और सनबर्ड मोटेल पड़ता है, सनबर्ड मोटेल पड़ता है, सनबर्ड मोटेल, राजहंस होटल कहाँ हैं? तो आप बता देना फरीदाबाद के अंदर। तो ये याद रखिए, हरियाणा राज्य खेल परिसर, सनबर्ड मोटेल है। सबसे ज़्यादा जो रबड़ व टायर की कंपनी है, सबसे ज़्यादा रबड़ हमने बता दिया आपसे, रबड़ में गुड ईयर टायर कंपनी का नाम आता है। उसके बाद में नाम आता है राजदूत मोटरसाइकिल का नाम आता है। कौन सी मोटरसाइकिल का नाम आता है? राजदूत मोटरसाइकिल का नाम आता है। उसके बाद में यदि हम आगे बढ़े तो आएगा कि हरियाणा में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। तो सबसे ज़्यादा पुरुष और सबसे ज़्यादा महिला भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? फरीदाबाद में। जनघनत्व यदि देखें तो सबसे ज़्यादा फरीदाबाद का, पॉपुलेशन डेंसिटी देखें फरीदाबाद का कितना है? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद के अंदर निवास करते हैं, फरीदाबाद के अंदर रहते हैं। तो कितने व्यक्ति? 2442 व्यक्ति फरीदाबाद के अंदर रहते हैं। इसी फरीदाबाद में यदि आपने नदी वाली वीडियो नहीं देखी है तो नदी वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस नदी वाली वीडियो में हमने फरीदाबाद का एक प्रसिद्ध बांध क्लियर करवा रखा है। तो नदी वाली जो वीडियो है वो आप देखें। फरीदाबाद के अंदर एक अनंगपुर बांध पड़ता है, वो ग्रेविटी डैम है। यदि आपने नहीं देखी नदियों वाली वीडियो तो आप वहां पर जाकर देखें, हमने उस बांध के बारे में एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर कर रखा है। क्लियर है ना? अब हम पढ़ेंगे फरीदाबाद के प्रमुख व्यक्ति। फरीदाबाद के प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले नाम आता है रीचा शर्मा। फरीदाबाद के प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले नाम आता है रीचा शर्मा। और ये रीचा शर्मा जिसका संबंध किससे है? तो आप बताएंगे अभिनय से संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है सोनू निगम। अरे सोनू निगम जिसको 1947 में बॉर्डर फिल्म से प्रसिद्धि मिली थी। सोनू निगम जो है इसको 1947 में एक बॉर्डर फिल्म आई थी, उससे प्रसिद्धि मिली थी, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है तुलिका गांगुली। तुलिका गांगुली का नाम आता है, ये भी एक पार्श्व गायिका है। तुलिका गांगुली है, ये भी एक पार्श्व गायिका है, बच्चे ये याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है अभिनव लोहान। अभिनव लोहान जो है ये गोल्फर है। अभिनव लोहान जो गोल्फर हैं, इनका संबंध भी कहाँ से है? तो फरीदाबाद से। तुलिका गांगुली पार्श्व गायिका, सोनू निगम 1997 में एक बॉर्डर फिल्म से प्रसिद्धि मिली थी, और रीचा शर्मा जिसका संबंध कहाँ से है? अभिनय से संबंधित है। तो ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट था। और प्यारे दोस्तों, यदि आपको फरीदाबाद की वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करेंगे। आप अपने दोस्तों से बोल ले वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आए, कास्ट क्लासेस के साथ में जुड़ें और एक नई शुरुआत करें। हरियाणा जीके की एक नई पहल कास्ट क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान और जय किसान।